गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हमने लास्ट क्लास में हमने पार्टन मैककॉम्बी रिएक्शन किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है, कर्टन हैमिल्टन प्रिंसिपल एंड हैमिल्टन टैफ्ट इक्वेशन। देखो हर एक तीनों ही अपनी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पता है गेट 21 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। MSQ टाइप के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। MSQ क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, है ना। इसमें आपको वी हैव वो चॉइसेस। पहले क्या होता था, आपको एक चॉइस को टिक करना होता था, पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आपका क्या होगा, आपके 2 चॉइसेस भी ठीक हो सकते हैं, 3 चॉइसेस भी ठीक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इट इज ऑल ऑन द क्वेश्चन। जैसे एम्स में हम लोगों को पेपर देखने को मिलता था, वैसा ही गेट का हो गया, टफर हो गया है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टफर एंड टफेस्ट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल से अगर क्वेश्चन आया तो MSQ से ही आएगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल बेस्ड है। बट अगर मैं यही बता रही हूँ, आज की क्लास बहुत आराम से मैं करवाने वाली हूँ, चाहे वो कितनी लंबी हो। बट ये है कि 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो दोनों क्वेश्चंस को मैं लूँगी, ठीक है। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसका क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका क्वेश्चन, क्योंकि 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आराम से इसको देखना, जहाँ समझ नहीं आया उसको एक बार स्टॉप करना, फिर से देखना। पर एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो अगर CSIR नेट 21 में ये क्वेश्चन आने वाला होगा या फिर गेट 21 में क्वेश्चन आने वाला होगा, डेफिनेटली यही इतनी वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हैमिल्टन्स इक्वेशन। आपको पता होगा जो राका पैरामीटर है, नेफ्लेस्टिक इफेक्ट, ये मैंने कोऑर्डिनेशन में आज नहीं बहुत पहले ही करवा दिया था, ठीक है। इस बार गेट का जो रिवाइज्ड अपना है इनऑर्गेनिक वाला सिलेबस है, उसमें स्पेशली राका पैरामीटर और नेफ्लेस्टिक इफेक्ट, इवन हार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, इन सबको इंक्लूड किया हुआ है। और ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी न्यूली एडेड टॉपिक है। आज हम करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल, ध्यान से देखेंगे, और अगर एक बार समझ में आ गया तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि आप क्वेश्चन करके आओगे, और आएगा ये 4 मार्क्स का इन नेट में और 2 मार्क्स का आएगा गेट में। इसके लिए मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनेंगे। देखो हैमिल्टन प्रिंसिपल, अच्छा ये जो टॉपिक है ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इंक्लूड हुआ है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इंक्लूड हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है, इट इज कनेक्टेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब SN1 SN2 से रिलेट करेगा। और ये जो टॉपिक है ना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों हमारा कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। देखो पहले हम ना हैमिल्टन प्रिंसिपल की ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोग लिखेंगे बहुत आराम से। इसके बाद मैं इसको समझाऊंगी विद एग्जांपल्स, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कहता है ये, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन रिजेंबल्स का क्या मतलब कह रहा है ये, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसे ब्रैकेट में करेंगे, आइदर द रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और द प्रोडक्ट टू विच एवर इट इज क्लोजर इन एनर्जी। इसको जब एक बार 2 बार 3 बार पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं अगर आपको वो समझाऊं, हमें पता है जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 चीजें देखते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और कईयों में ये बनती है इंटरमीडिएट, जैसे कि SN1 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, उसमें क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूं तो ये कह रहा है, ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है, हैमिल्टन प्रिंसिपल पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। वो ये कह रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगी, रिजेंबल मतलब इन स्ट्रक्चर, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो रिजेंबल करेगा, किस किस से रिजेंबल कर सकता है, रिएक्टेंट से, इंटरमीडिएट से या फिर प्रोडक्ट पे। और कब, मतलब कैसे रिजेंबल करेगा, कब करेगा, जिसकी एनर्जी क्लोज होगी ट्रांजिशन स्टेट से। इन तीनों में से जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के क्लोजर होगी वो जो है
ट्रांजिशन स्टेट उसी के जैसा दिखाई देगा। अगर वो रिएक्टेंट के क्लोजर होगी तो वो रिएक्टेंट जैसा दिखाई देगा, अगर वो इंटरमीडिएट की जैसी के क्लोजर होगी तो वो इंटरमीडिएट जैसा दिखाई देगा, अगर ट्रांजिशन स्टेट क्लोजर होगी प्रोडक्ट के तो वो प्रोडक्ट की तरह दिखाई देगा। ये मेरी सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी देखेंगे कैसे, पहले समझेंगे सही से, ठीक है। अब ये मैंने एक और लाइन लिखी, इसको भी देख लो। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक्स एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आपको दिख जाएगा कैसे होगा। अब एक बात बताना, अभी मैं यहीं पे लिखता है, ठीक है। देखो हम 11th 12th में दो तरह के ग्राफ देखते आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, इवन कोऑर्डिनेशन में। हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी में भी ये दो रिएक्शंस तो देखते ही देखते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, मान लो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है और यहां से ये ग्राफ बना ऐसा। अब ये मेरा रिएक्टेंट है फॉर एग्जाम्पल और ये मेरा है प्रोडक्ट, ठीक है। और एक बना ऐसे, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। अगर ये हम बनाए तो कुछ स्टीप सा बनाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। दो तरीके के हमारे को ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। यहां अगर मैं एनर्जी लिख दूं, एनर्जी, यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब आप मुझे यहां पे वीडियो को पॉज करोगे और ये बताओगे कि यहां पे पॉज नहीं, पहले क्वेश्चन सुन लो कि ये ग्राफ और ये ग्राफ हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। हमें आप ये पॉज करके बताओगे ए और ये है बी, कौन सा एक्सोथर्मिक के लिए है और कौन सा एंडोथर्मिक के लिए। ये केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन के लास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, ये 11th 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। पोज करोगे बताओगे, ठीक है। अब ठीक है, मैं आप बताती हूँ। देखो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी है ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट अपने अंदर एनर्जी को लिए बैठा है और बेस उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रोडक्ट के पास बहुत सारी एनर्जी है। तो ये रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन प्रोडक्ट की एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे है नियर अबाउट, मतलब प्रोडक्ट अपनी एनर्जी काफी दे चुका है, रिलीज कर चुका है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मेरी हो जाएगी, मतलब जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहां पे दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट, here also here it is a transition state, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है। अब एक और ग्राफ हम ड्रॉ करें, अगर मैं आपके सामने एक ये ग्राफ ड्रॉ करूं, ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, और मान लो यहां पे मेरा प्रोडक्ट लाई कर रहा है और ऐसा 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 सा ग्राफ है। ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको अपने आप लिख लेना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये एंडोथर्मिक होगी, ये तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें ट्रांजिशन स्टेट्स दिखा दो, तो एक चीज को ध्यान में रखेंगे, जब भी हिल पे कोई चीज, मतलब सिर्फ हिल बनी हुई है, दिस इज अ हिल, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर हिल है तो हिल पे हमेशा लाई करती है ट्रांजिशन स्टेट। और अगर वैली बनी होती है, दिस इज अ वैली, ये बीच वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड वैली, इसे बोलते हैं हिल, इसे बोलते हैं वैली। और वैली पे हमेशा लाई करता है इंटरमीडिएट, और इसमें अगर मैं पूछूं कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं, कितने इंटरमीडिएट हैं, दिस इज माय हिल,
दिस इज माई हिल एंड दिस इज ऑल्सो माई हिल एंड दिस इज अ वैली। तो यहां पे मेरा लाई करेगा इंटरमीडिएट, और ये मेरी है ट्रांजिशन स्टेट। ये है मेरी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 और ये है मेरी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। ठीक है, क्लीन हो गया। हमें 3 तरीके की ग्राफ देखने को मिलते हैं, ये। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, ये आ जाता है गेट में भी, इस तरह का क्वेश्चन आता है, नेट में भी आ सकता है। इस तरह का आपको ग्राफ दे रखा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपसे पूछा ये बता दो इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट है और कितने इंटरमीडिएट्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो आप देख के बता दोगे बट कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो हमेशा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट का 1+ होता है। मतलब अगर इंटरमीडिएट 2 है तो ट्रांजिशन स्टेट होगी 3, इंटरमीडिएट +1। और इंटरमीडिएट तो वैल्यू से पता चलेगा 1 2 3 एंड 4, ये तो प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब इंटरमीडिएट हो गए 4, और इसमें आप 1 ऐड कर दोगे, ये मेरी होगी ट्रांजिशन स्टेट। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट होती हैं वो हमेशा 1 मोर होती हैं देन दैट ऑफ इंटरमीडिएट। अब इन सब पे अप्लाई करेंगे हमारा हैमंड्स प्रिंसिपल कि क्वेश्चन कैसा आता है। ये बने हुए हैं, हम इधर ही वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन को। हमें पता है ग्राफ मेरे पास होगा, और अगर ग्राफ मेरे पास है तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ऑब्वियस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप लोगों से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके पास में है, आप ट्रांजिशन स्टेट यहां नोट करो। ये मेरे प्रोडक्ट था, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, और ये मेरा रिएक्टेंट है। ठीक है, अब एक अच्छे से समझेंगे, सारे समझ में आ जाएंगे। मान लो ये 10 है, 10 यूनिट एनर्जी है, ये 40 है और ये 50 है। डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 50 - 10 40। तो किसका डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ये डिफरेंस कम है। वैसे भी देख के पता चल रहा है ट्रांजिशन स्टेट पास में है प्रोडक्ट के, तो आंसर आ जाएगा इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इट लुक्स लाइक अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक में हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है, रिएक्टेंट यहाँ पे है, ये इनका एनर्जी डिफरेंस है, ये इसका एनर्जी डिफरेंस है। इसकी एनर्जी लाई कर रही है नियर अबाउट रिएक्टेंट के पास, तो इसका आंसर क्या होगा, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, सो इट रिजेंबल्स मोर टू रिएक्टेंट। मतलब ट्रांजिशन स्टेट किसकी तरह दिखाई देगा, रिएक्टेंट की तरह दिखाई देगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो यहीं पे स्टॉप करोगे, फिर से रिवाइंड करोगे और ये दोनों बातों को देखोगे, क्योंकि यहां समझ में आ गया ना, सारा समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ये ग्राफ देखते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी है ये, प्रोडक्ट की एनर्जी है ये, हमें ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर करना है, और ये मेरा इंटरमीडिएट। डेफिनेशन में साफ क्या रखा है कि 3 के साथ कंपेयर करेंगे, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज माय रिएक्टेंट, दिस इज माय प्रोडक्ट एंड दिस इज माय इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट किसके पास में है, पोज रिप्लाई करो, मन में रिप्लाई करो, ये हमारा पास में है इंटरमीडिएट के, तो मींस ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल लाइक इंटरमीडिएट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये वाला हो गया। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। ये था हैमंड्स प्रिंसिपल का सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन में सीधा दे रखा होता है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल्स लाइक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अब पहले करते हैं
CSI नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद इसके नेक्स्ट टाइप पे पहुंचेंगे कि और कैसे इसके ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। CSI नेट 20 में हमारा 2019 में क्वेश्चन आया था, असम और मेघालय में जब नहीं हुआ था पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था जो कि हैमिल्टन प्रिंसिपल से था। पढ़ते हैं और आप ही रिप्लाई करेंगे इसका पहले, ठीक है, फिर मैं करवा ही रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन प्रिंसिपल द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज the transition state of the endothermic reaction resembles the starting material। starting material मतलब प्रोडक्ट। क्या एंडोथर्मिक में हमारी स्टार्टिंग मटेरियल मतलब सॉरी रिएक्टेंट, ठीक है। अभी देखते हैं, ये मेरी एंडोथर्मिक थी। एंडोथर्मिक में ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करती है मेरी प्रोडक्ट से, ना कि रिएक्टेंट से। तो ये तो मेरा गलत हो गया। The transition state of the exothermic reaction resembles the product। exothermic reaction, exothermic में transition state, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो किससे रिजेंबल करेगी? रिएक्टेंट से, ना कि प्रोडक्ट से। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। The transition state of an endothermic reaction resemble to that of product। endothermic, yes, this is our correct option। अब ये पढ़ लें। The transition state of the endothermic or exothermic does not resemble to either reactant or product। भाई रिजेंबल तो करती है, इसमें ये प्रोडक्ट की करती है एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की करती है। तो हमें लर्न नहीं करना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाना है और जस्ट फिर कंपेयर करना है हमारे जो भी ऑप्शंस है। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर गेट में आएगा 21 में आपका इससे रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन आने वाला है। अब मैंने कहा था कि इसमें टाइप 2 भी है, ये तो था मेरा टाइप 1, ठीक है। अब इसका जो टाइप 2 है वो क्या है देखते हैं। टाइप 2 के हिसाब से हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा हैमिल्टन प्रिंसिपल का, अब उस पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब इस पर लिखोगे टाइप 2, मतलब टाइप 2 का फिर वो क्वेश्चन करेंगे कैसा है। देखो हमारे को पता है SN1 रिएक्शन, मैंने कहा इट इज रिजेंबल टू दैट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं SN1 रिएक्शन का, तो SN1 रिएक्शन देखो कैसे होती है। हमारा यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, हमारा पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलता है और एक हमारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। और नॉर्मली ये जो हमारा R है, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये टर्शरी होता है। SN1 के केस में वी हैव टर्शरी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये मेरा है न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले क्लोरीन निकलता है फर्स्ट स्टेप में, हमारा इंटरमीडिएट बनता है क्योंकि काफी स्टेबल कार्बोकैटायन है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है और ये इस तरीके का वीकेंटा प्रोडक्ट, और इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन्वर्जन नहीं होता। SN2 में इन्वर्जन होता है, ये हम चीजें हमें पता है। अब इसका रिलेशन हैमिल्टन से कैसे देखते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये मेंशन होगा दैट दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मेंशन होगा दैट दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आपका ये है आपको ग्राफ में शो करना है और ये बताना है कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो समहाउ यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, इतना मैंने बनाया। बट एज इंटरमीडिएट इज फॉर्मिंग तो मैं इस तरीके से नहीं बना सकती, मेरे को इसमें ट्रांजिशन स्टेट, देन वैली, देन ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके मुझे प्रोडक्ट बनाना है। ये ऐसा कुछ मैं बना सकती हूँ, ठीक है। अच्छा सा बना लेना आप लोग, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक था, प्रोडक्ट ऊपर दिखा दिया, रिएक्टेंट नीचे दिखा दिया। ये मेरा है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, सॉरी ये मेरा है इंटरमीडिएट, और ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है, सिंपल। अब आप आया ऑप्शंस आए हुए थे, तो इसमें आप देखोगे तो आप बताओ कि हमारा ट्रांजिशन स्टेट किससे रिजेंबल करेगा,
रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से और इंटरमीडिएट से, पोज एंड कमेंट, रिप्लाई। तो यहाँ पे इट विल रिजेंबल टू दैट ऑफ द इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट की एनर्जी है यहाँ, रिएक्टेंट है यहाँ और प्रोडक्ट है यहाँ। ये है P, ये है R और ये है I। समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन आएगा? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है इसी में। हमें पता है इन SN1 रिएक्शन, हमें पता है इन SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। अगर मेरे को इन सबको एक ही ग्राफ में बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? देखो, ये है फॉर एग्जाम्पल माई रिएक्टेंट, यहां पे मेरे 3 इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ठीक है। एक 3 डिग्री का, एक 2 डिग्री का, एक 1 डिग्री का, एक 0 डिग्री का, ठीक है ना। और वैसे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, कम एनर्जी होगी। प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सिर्फ रिएक्टेंट और हम इंटरमीडिएट की बात करें। तो अगर मैं इसका प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी तो कैसे बनेगा? ये मेरा बना 0 डिग्री के लिए, ये मेरा बना 1 डिग्री के लिए, ये मेरा बना 2 डिग्री के लिए और ये मेरा बना 3 डिग्री के लिए। और अगर हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाए तो अगर ये मानो हम्प है, दिस इज योर हम्प, तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट फॉर 3 डिग्री। थोड़ा ऐसे बनाना कि हम्प आपका ऐसे आ जाए, यहाँ पे थोड़ा हम्प है और ये वाला थोड़ा हम्प है। तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज फॉर 2 डिग्री, दिस इज फॉर 1 डिग्री एंड दिस इज फॉर 0 डिग्री। इतना काम हो गया ना, बस ये क्वेश्चन है। अब सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कि अभी एक और बात, ट्रांजिशन स्टेट्स बनाई मैंने, ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इंटरमीडिएट की, वैसे वैसे इट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स रिएक्टेंट। और अगर हमारा ये क्या था, एंडोथर्मिक था, तो एंडोथर्मिक था तो प्रोडक्ट की तो एनर्जी थोड़ी ऊपर ही लाई करेगी, तो मैंने उस हिसाब से बनाया, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे मेरा आप लिखोगे इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, as the stability of intermediate increases, लिख लेते हैं यहाँ पे, stability of intermediate increases, stability of intermediate increases, it get shifted towards reactant, it get shifted towards reactant। ये एक कंक्लूजन निकला। और सेकेंड कंक्लूजन आता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रही हूं 0 से 3 डिग्री में, क्वेश्चन है ये बताओ एंडोथर्मिसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देखो ये एंडोथर्मिक, सिर्फ इसको देखोगे, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ऊपर रहता है, एक्सोथर्मिक में नीचे रहता है। तो जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूं, खुद देखो एंडोथर्मिसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक बनने जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे एंडोथर्मिसिटी डिक्रीजेस और एक्सोथर्मिसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि ये ज्यादा नीचे आ रहा है, ये ज्यादा नीचे आ रहा है एक्सोथर्मिक की। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एक्सोथर्मिसिटी इंक्रीजेस। देखो बहुत आसान चीज है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर एक बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। और अब आते हैं इनमें यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको दिखा दिया, बहुत आसान था ना, ट्रांजिशन स्टेट के कौन नियर है। अब आते हैं इस तरह को क्वेश्चन, एंडोथर्मिक होगा, हमें पता है ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है कि आप ये बता दो जब हम 0 to 3 डिग्री आ रहे हैं तो जो हमारा इंटरमीडिएट है उसमें एंडोथर्मिक नेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि एक्सोथर्मिक। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है एनर्जी, तो एक्सोथर्मिसिटी इंक्रीजेस
एंडोथर्मिसिटी डिक्रीजेस। ये सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक है, ये सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है। सब लॉजिक है, रट्टा नहीं मारना है, क्रैम नहीं करना है, सिर्फ लॉजिकली इसको समझना है। और कौन सा ट्रांजिशन स्टेट, मतलब किस इंटरमीडिएट का ट्रांजिशन स्टेट पास है रिएक्टेंट के 3 डिग्री के। तो यही क्वेश्चन आता है आपका हैमोंड्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही ग्राफ आएगा, आपसे ये पूछ लेंगे कि ये तीनों कौन से हैं, SN1 रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा इंटरमीडिएट है, तो ये 3 डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है, ये 1 × 2, और कौन सा आपका ज्यादा एक्सोथर्मिक है, कौन सा ज्यादा एंडोथर्मिक है, किसकी ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने पहले कहा। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके हैमंड्स प्रिंसिपल से, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इतना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। तो इतना ही, सिर्फ इतना ही एक बार अभी करा, एक बार रिवाइज कर लो गेट पे जाने से पहले, ये आपका बिल्कुल पक्का पक्का हो जाएगा। बहुत सिंपल है और आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। सो दिस इज फॉर दिस क्लास। अब नेक्स्ट मुझे 2 क्लासेस चाहिए, एक तो कर्टेन हैमेट इसी तरीके से इन शॉर्ट पढ़ाऊंगी मैं, हैमेट एंड टफ्ट भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, और एक क्लास चाहिए CSI एंड नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन ग्रुप केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो 3 मेन क्लासेस हैं। इसके बाद देखेंगे फिर क्या करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, दिस इज फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।